Good morning to everyone and welcome to lecture number 78। आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 78। इससे पहले जो 77 नंबर का जो लेक्चर था उसमें हमने टू बी के बारे में पढ़ा था। आज जो लेक्चर नंबर 78 है पेज नंबर 78 पर, इसमें हम पढ़ने वाले हैं टू हैव, बी, हैव और बीन। ये ऐसे यूजेस है बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो हमने बी पढ़ा पिछले लेक्चर में, तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो हैं टू हैव। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ये क्या है। हैव, यह मुख्य क्रियापद भी हैं, यानी कि मेन वर्ब भी हैं, और सहायक क्रियापद भी हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी है। आपको पहली लाइन जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, और हैव जो है ये मेन वर्ब का काम भी करती है। इससे पहले जो आपने बी पढ़ा था उसमें भी ये बात बताई गई थी कि ये जो बी हैं ये लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा इससे पहले का, जस्ट पहले का जो लेक्चर है उसमें ये पढ़ा था कि बी भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। और इसी तरह से हैव जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, यानी कि दोनों होती है। तो हैव यह मुख्य क्रियापद यानी कि मेन वर्ब का काम भी करती है, और सहायक क्रियापद यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। क्लियर? पहली बात आप इसमें क्या याद रखेंगे, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और हैव मेन वर्ब भी है। फिर दूसरी बात, हैव का भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म हैड, और तीसरा रूप भी यही है हैड। तो पहली बात आप क्या याद रखेंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है, मेन वर्ब का काम भी करती है। फिर दूसरा, हैव का पास्ट टेंस भी हैड है, और तीसरा फॉर्म थर्ड फॉर्म भी हैड है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। ये हैव का पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म भूतकाल जो है वो हैड है, और तीसरा फॉर्म भी हैड है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, हैव, फिर सेकंड हैड, और थर्ड भी हैड, हैव हैड हैड। कोई भी पूर्ण काल बनाते समय, देखिए आप, कोई भी पूर्ण यानी कि परफेक्ट, काल मतलब टेंस, यानी कि कोई भी पूर्ण काल बनाते समय, यानी कि कोई भी परफेक्ट टेंस बनाते समय, कोई भी परफेक्ट टेंस बनाते समय, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, यानी कि कोई भी परफेक्ट यानी कि पूर्ण काल बनाते, परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण काल बनाते समय हैव, हैज़, हैड, इसमें एक विल हैव, शैल हैव भी आता है, के बाद क्रियापद यानी वर्ब का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म लिया जाता है। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जब हमने टेंस पढ़े थे तो जितने भी परफेक्ट टेंस थे उन सब में थर्ड फॉर्म लगी थी। तो परफेक्ट में आप याद करने की कोशिश करो, प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, और फ्यूचर परफेक्ट था। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म थी, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म थी पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म थी। तो इसमें यही बात बताई गई कि पूर्ण वर्तमान काल में हैव और हैज़ यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्रियापद का तीसरा रूप
हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। तो अभी तक जो बातें उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, हैव हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। नंबर 2, हैव का पास्ट हैड है और हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड है। नंबर 3, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वो बनाते समय हैज़, हैव, हैड या विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। समझ में आ गया? और पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हम बात करते हैं, पूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज़ के बाद क्रियापद का यानी कि वर्ब का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म को ग्रामर में कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब भी मैं पास्ट पार्टिसिपल बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। ओके, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। यानी हैव के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़ के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। विल हैव या शैल हैव के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो आपको क्या करना है? हैज़ हैव के बाद पूर्ण वर्तमान यानी कि पूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव के बाद क्रियापद का यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो आता है। बहुत ही सिंपल है। और पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद क्रियापद का तीसरा रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है। और पूर्ण भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के बाद क्रियापद का यानी कि वर्ब का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म आता है। समझ में आ गया? यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। ये सिंपल लैंग्वेज। लेकिन हैव का उपयोग जब मुख्य क्रियापद यानी कि मेन वर्ब जैसे होता है तब कोई वस्तु पास है या उस पर कब्जा है यह दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब हैव का यूज़ मुख्य क्रिया की जैसे, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करनी है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके आगे लगानी। लेकिन जब हैव का उपयोग मेन वर्ब की तरह होता है, ये तो था हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता वैसा करना है, अब मेन वर्ब की तरह यूज़ हो तो तब आपको वो उसका अर्थ होता है कोई वस्तु पास है, अपने पास में या उस पर हमारा कब्जा है, ये दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। कब्जा दिखाने के लिए, उस पर अधिकार है ऐसा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे उदाहरण आप देखिए कि आई हैव अ कार। अब कार कोई वर्ब नहीं है तो इसका हम थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। हैव आया है तो यहाँ हैव ये हेल्पिंग वर्ब, ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। ये मेन वर्ब का काम हैव कर रही है। आई हैव अ कार, इस वाक्य में हैव सहायक क्रियापद नहीं है तो यह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे आप कीजिए, यहाँ पर वह मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रियापद की यानी कि मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार, यानी कि उस पर मेरा कब्जा है, उस पर मेरा अधिकार है, ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ कोई वर्ब होती है आई हैव स्पीक तो स्पोकन हो जाता, आई हैव स्पोकन मैंने बोला है, तो फिर ये हैव ने मदद की स्पोकन की थर्ड फॉर्म करने के लिए। लेकिन यह वर्ब है ही नहीं तो उसका अर्थ जाएगा उस वस्तु, कोई ये वस्तु मेरे पास है या उस पर मेरा कब्जा है, यह बताने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? तो हैव
हैज़, हैड, ये अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे तो इनके आगे वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और ये मेन वर्ब की तरह काम करे तो उसका अर्थ होता है उस कोई चीज़ हमारे पास है या उस चीज़ पे हमारा कब्जा है। इस वाक्य में जैसे उदाहरण आप देखिए, आई हैव अ कार। इस वाक्य में हैव सहायक क्रियापद नहीं है, तो यहाँ पर यह मुख्य क्रियापद जैसे काम कर रहा है, यानी कि मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हेल्प वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हैव को एस प्रत्यय का मतलब होता है हैज़, हैव्स नहीं होगा। हैव में अगर एस सफिक्स यानी कि प्रत्यय लगा देते हैं, वो सिंगुलर का होता है, तो हैज़ बन जाता है। तो टू हैव की अलग अलग वाक्य रचनाएं आपको आगे दी हुई, वो आपको ध्यान से पढ़नी है। तो यहाँ पे आप देखो, ये हैव की जो सेंटेंसेस यहाँ पे आपको नीचे दे रखे हैं, तो इनको क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाना है और समझते जाना। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हैव जो है वो मेन वर्ब का काम भी करता है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है। यदि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, हैव, हैज़, हैड, विल हैव आता है, तो उनके साथ वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ हैज़, हैव, हैड, विल हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन हैव का उपयोग जब मेन वर्ब की तरह होता है, जैसे आई हैव अ कार, तो इस वाक्य में जो हैव था वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वो वस्तु मेरे पास है या उस पर मेरा कब्जा है, यह दिखाने के लिए यूज़ किया है। और हैव में अगर एस प्रत्यय जोड़ेंगे, यानी कि हैव का सिंगुलर बनाएंगे, तो हैज़ बनेगा। और टू हैव की अलग अलग सेंटेंस हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ये आपको थोड़े ध्यान से देखने हैं। पहला सेंटेंस आप देखो, आई हैव अ पेन। यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, और मॉडल के बाद भी हम हैव लगा देते हैं, क्लियर, जैसे बी लगाया था। अब आई हैव अ पेन, अब हैव के बाद पेन वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी कि उस पेन पे मेरा कब्जा है, तो मेरे पास पेन है। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था, तो हैव का पास्ट हो गया, तो ये है का वापस क्या हो गया, था हो गया। बहुत ही सिंपल है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहेगा, मेरे पास पेन रहेगा। तो हैव मतलब है, हैड मतलब था, और विल हैव मतलब रहेगा। तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये फ्यूचर हो गया। हैव मतलब है, हैड मतलब था, और विल हैव मतलब गागी के रहेगा। क्लियर? चलिए, अब ये मॉडल है विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, नीडेड टू, यूज टू। इन सब के बाद आपको हैव लगा लेना है। क्लियर? तो चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं। अगर मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी तो आई हैड अ कार, मेरे पास कार रहेगी तो आई विल हैव अ कार। इस तरह से आप इन तीनों को तो बना सकते हैं। अब आगे देखिए, वुड का मतलब भी एक तो फ्यूचरिटी और एक पास्ट हैबिचुअल पास्ट, दोनों को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये वुड और यूज टू, ये लगभग पास्ट हैबिट को बताने के लिए, और ये वुड फ्यूचरिटी को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है। शुड मतलब चाहिए, कैन सकता है, कुड सकता था, मे सकता है, संभावना में माइट शायद सकता है, सकता था, संभावना यानी मस्ट यानी करना ही चाहिए, नीड टू यानी ज़रूरत है, नीडेड टू ज़रूरत थी, यूज टू आ करता था। इस तरह की सेंस हम इनमें निकालेंगे। तो अब देखिए,
अब हम क्या क्या सेंस इसमें निकाल सकते हैं। आई वुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहे। आई विल हैव अ पेन, अब यहाँ देखते हैं आई वुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहता था या रहा करता था या रहेगा। एक तो फ्यूचरिटी भी हो गई और पास्ट हैबिट भी इसमें हो गई। आई शुड हैव अ पेन, आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहना चाहिए, यानी कि कब्जा। ये हैव जो हैं ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, तो ये कब्जे के लिए। आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहना चाहिए। आई कैन हैव अ पेन, मेरे पास पेन रह सकता है। आई कुड हैव अ पेन, मेरे पास पेन रह सकता था या मेरे पास पेन रह सका। आई मे हैव अ पेन, मेरे पास शायद पेन रह सकता है या रहेगा। आई माइट हैव अ पेन, मेरे पास शायद पेन रह सकता था या मेरे पास शायद पेन रहेगा। स्पोकन सेंस में ये भी चल सकता है। आई मस्ट हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहना ही चाहिए। मस्ट यानी कि 100% ऑब्लिगेशन है, तो आई मस्ट हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहना ही चाहिए। आई नीड टू हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहने की ज़रूरत है, मेरे पास पेन रहने की आवश्यकता है, नेसेसिटी है। उस अर्थ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई नीडेड टू हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहने की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, मेरे पास पेन रहने की आवश्यकता थी। और आई यूज़ टू हैव अ पेन, मेरे पास पेन रहा करता था, यानी कि अब नहीं रहता है। पास्ट में कोई हैबिट थी, अब प्रेजेंट में नहीं है। द पास्ट हैबिट विच इज़ नॉट इन प्रेजेंट, ऐसी आदत जो पहले थी अब हमने छोड़ दी है, उसके लिए हम यूज़ टू या वुड का यूज़ करते हैं। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, और आप देखिए कि ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है। ऑट टू का सेंटेंस कहाँ है, आप ढूंढिए यहाँ पे। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑट टू का मतलब भी यही होता है, चाहिए। तो इस तरह से ये आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो बहुत ही अच्छे कमाल के सेंटेंस है, आप इनको एक बार देखो। बी टू बी के भी हमने डिटेल में पढ़ा था, टू हैव के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। कॉमन चीज़ क्या है, टू बी हेल्प वर्ब की तरह भी काम आती है, मेन वर्ब की तरह भी काम आता है। टू हैव भी हेल्प वर्ब की तरह भी काम आता है, मेन वर्ब की तरह भी काम आता है। ओके, जैसे आई एम स्पीकिंग, तो ये एम जो है ये बी का प्रेजेंट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रिच, ये एम जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे आई हैव गॉन, तो ये गॉन थर्ड फॉर्म लगाने का काम आ रहा है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस आपको क्या करना है, समझना है। और भी कोई डिटेल्स आए तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमेशा आपके साथ हैं। 3 चीज़ें आपको करनी, पिछले लेक्चर में हमने टू बी का देखा था, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है टू बी का। और आज हमने सीखा टू हैव का, इसको भी बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। कल हम सीखेंगे बीन के रूप। तो पहले आपको आज के लेक्चर में टू हैव वाला जो सारा कन्फ्यूजन है वो आपको क्लियर करना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ भी आप देखिए कि मॉडल के बाद सब में बी लगाया था आपने, और यहाँ भी मॉडल के बाद आपने सब में हैव लगाया। तो ये जब भी ऐसा होता है तो उस चीज़ पे कोई वस्तु हमारे पास है, उस पर हमारा कब्जा है, जब कोई आगे वर्ब ना हो तो ऐसा अर्थ उसमें निकलता है। तो आज जो लेक्चर आपने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 78, ये थर्ड लास्ट लेक्चर है गेट लेवल का, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। हम गेट लेवल फिनिशिंग की ओर चल रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आप करते जाइए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेते आइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, goodbye and good care of yourself. Till then,
goodbye. Thank you so much for being and connected with this lecture.